हेलो एवरीवन, आज से हम NCI-SM के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे सिलेबस का 6 पॉइंट है उसे पढ़ेंगे। तो हमारे 6 पॉइंट के अंदर आता है कफ, उसकी निरुक्ति, गुण, सामान्य स्थान, सामान्य कर्म और उसके भेद। लास्ट लेक्चर्स में हमने वात और पित्त के बारे में पढ़ लिया था। अब हम कफ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कफ। कफ है क्या? तो कफ क्या है? कफ तीनों दोषों के अंतर्गत आता है। जो त्रिदोष है हमारे वात पित्त कफ, उनमें से कफ एक है। दोष क्या होता है? दुष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं उन्हें दोष कहा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कफ शब्द की निरुक्ति। निरुक्ति मतलब कफ शब्द से मीनिंग क्या है? तो कफ को हम क्या बोलते हैं? कफ को श्लेष्मा भी बोला गया है। तो कफ या श्लेष्मा, तो यहाँ पर श्लेष्मा शब्द की निरुक्ति दी गई है। ठीक है, तो श्लेष्मा मतलब क्या है? श्लीष आलिंगन्य धातु से श्लेष्मा शब्द बना है। श्लीष आलिंगन्य धातु में मनिन प्रत्यय करने से, ठीक है, श्लीष आलिंगन्य धातु में मनिन प्रत्यय करने से श्लेष्मा शब्द बनता है। और उसका अर्थ क्या है? मिलन, संयोग या आलिंगन करना, मतलब एक से अधिक चीज़ों को आपस में जोड़ना, उनको मिला के रखना। इन सब का, ये सब किसका काम है? कफ का काम है। शरीर के संयोग आदि क्रियाओं के कर्ता को श्लेष्मा कहते हैं या फिर कफ कहते हैं। ठीक है, शरीर में जितनी भी संयोग आदि क्रियाएं होती है ना, मिलना, जोड़ना, ये सब के कारण, ये सब किसका काम है? श्लेष्मा या कफ का। और कफ का कार्य क्या है? बलास, कफ का पर्याय क्या है? बलास। बलास क्यों बोला है? क्योंकि जो कफ है ना, अगर वो प्राकृत अवस्था में रहता है तो शरीर को बल प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए कफ का पर्याय क्या है? बलास। तो कफ की निरुक्ति क्या है? श्लीष आलिंगन्य धातु से कफ की उत्पत्ति हुई है, उसमें मनिन प्रत्यय लगाने से, और इसका अर्थ है मिलन, संयोग या आलिंगन करना। अब उसके बाद पढ़ते हैं कफ के गुण। भौतिक गुण, 3 प्रकार के गुण पढ़े हमने, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और मानसिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक गुण, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो कफ के भौतिक गुण क्या है? स्निग्ध, शीतो, गुरु, मंद, श्लक्षण, मृत्सन, स्थिर कफ। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्षण, मृत्सन और स्थिर, कितने? 7 किसके गुण है? कफ के गुण है। आचार्य वाग्भट ने कफ के गुण कितने बताए? 7। और चरक ने कौन से बताए? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल। चरक ने भी 7 गुण बताए। तो कफ के कितने गुण होते हैं? 7। तो स्निग्ध, सबसे पहले स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब क्या होता है? स्नेहन करना, बॉडी में स्मूथनेस लेके आना, ये किसका काम है? कफ का। शीत मतलब ठंडा, कूल। गुरु मतलब भारी, हैवी, मतलब जितनी शरीर में भारीपन होता है उनमें कफ का कोई ना कोई उसमें इंटरफेयर होता ही है। ठीक है, मंद मतलब बहुत धीरे गति करने वाला या फिर चीरकारी, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती है, फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। फिर श्लक्षण, श्लक्षण मतलब चिकना या फिर चिपचिपा टाइप। ठीक है, और श्लक्षण मतलब एक टाइप से बोलेंगे जो किसी भी जैसे सरफेस होती है, फ्लोर की सरफेस, तो कितनी स्मूथ सी होती है ना, उसको श्लक्षण बोलेंगे। और मृत्सन क्या होता है? पिच्छिल बोलते हैं उसको, मतलब जो इजीली टूटे नहीं, मतलब बहुत चिपचिपा लचीलापन होता है, उसे बोलते हैं। स्थिर मतलब एक जगह स्थिर होने वाला, मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना। ये सब किसके गुण है? कफ के। तो कफ के कौन कौन से गुण हैं? स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्षण, मृत्सन और स्थिर। ठीक है, आचार्य चरक ने कितने गुण बताए? 7। तो चरक ने कौन कौन से गुण बताए? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छिल। ठीक है, तो आचार्य चरक ने वाग्भट से कौन से अलग बताए? ठीक है, गुरु तो उन्होंने भी बताया, शीत भी बताया है, चरक ने मृदु बताया है, स्निग्ध तो उन्होंने बताया था, मधुर बताया है, और पिच्छिल मतलब वो जो मृत्सन था वो पिच्छिल है। ठीक है, तो मृदु और मधुर ये 2 एक्स्ट्रा बताए हैं। और इनने क्या बताया? मंद बताया और श्लक्षण बताया है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो मृदु मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। अगर हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ रही है, या फिर देखा होगा जो ज़्यादा फैटी पेशेंट्स होते हैं जिनमें मेद धातु की वृद्धि होती है, तो उनमें कफ दोष भी बढ़ा हुआ रहता है, तो कफ की वजह से उनमें मृदुता आती है। और मेद से भी मृदुता आती है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। और मधुर, जो मधुर रस होता है ना, हमने पढ़ा था स्वीट, वो उसका गुण है। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? कफ को तमोगुण प्रधान बोला है। ठीक है, अब रासायनिक गुण, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो कफ है ना, वो प्राकृत अवस्था में मधुर होता है, ठीक है, स्वीट, मीठा, और विकृत अवस्था में वो लवण हो जाता है। ठीक है, मतलब नमक सॉल्टी हो जाता है वो। ठीक है, और मानसिक गुण कितने, क्या बताया उन्होंने? तमोगुण। हमारे मानसिक गुण किसको बोलते हैं? त्रिगुण, जो बताया हमने पढ़े थे ना,
त्रिगुण सत्व, रज और तम, तो उनमें से कफ क्या होता है, तमोगुण प्रधान होता है। ठीक है, तो कफ के गुण कितने होते हैं, 7 बताए आचार्य वाग्भट ने, आचार्य चरक ने भी 7 बताए। स्निग्ध शीत गुरु मंद श्लक्षण रसन स्थिर कफ। और आचार्य सुश्रुत ने कफ को तमोगुण प्रधान बोला है। रासायनिक गुण में प्राकृत अवस्था में मधुर होता है, विकृत अवस्था में लवण होता है। और इसका मानसिक गुण क्या है, तमोगुण प्रधान है। अब सामान्य कर्म, उसके फंक्शन कैसे हो, क्योंकि हमको कफ वगैरह जो प्राकृत अवस्था में नेचुरली जो दोष होते हैं वो हमको दिखते नहीं, विकृत होने पर हमको दिखेंगे। जो हमको कफ होता है वो उसमें और इस वाले कफ में बहुत डिफरेंस है। तो हम उसे कर्मों के गुणों के आधार पर ही उनको पता लगाएंगे कि यहाँ पर है, इनका ऐसे काम हो रहा है। तो उनके सामान्य कर्म क्या होते हैं, स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम रष्टाबलम क्षमा धृतिर्लोभच्च कफ कर्म विकारजम। ठीक है, तो स्नेह मतलब जो स्निग्धता होती है ना, वो किसका काम है, कफ का काम है। ठीक है, स्निग्धता लाना बॉडी में, ऑयलीनेस या फिर स्मूथनेस लाना, ये सब किसका काम है, कफ का काम है। बंध विभिन्न रचनाओं का आपस में बांधना, हमने उसकी निरुक्ति में भी देखा था कि मिलन संयोग आदि कफ के या फिर श्लेष्मा के कर्म है। ठीक है, अब है स्थिरत्व। ठीक है, स्थिरत्व क्या है, शारीरिक अवयव में दृढ़ता लाना, मतलब एक जगह उनको जमा के रखना, बनाए रखना। ठीक है, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है या फिर अगर हम मतलब कहाँ पे जॉइंट्स में देखें तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन वगैरह होती है, साइनोवियल फ्लूइड, ये सब जॉइंट्स को एक जगह बना के रखते हैं ना, जोड़ने का काम करते हैं। तो वो तो क्या है, स्नेहन करना, बांधे रखना रचनाओं को, दृढ़ता उत्पन्न करना। फिर आगे क्या है, गौरवता, गुरुता लाना, मतलब हैवीनेस बॉडी में। व्रषता मतलब व्रषत्व मतलब व्रषता, जो मतलब क्या होता है कि जो शुक्र धातु है उसकी वृद्धि करना और व्यक्ति को गर्भ धारण करने के योग्य बनाना, ये सब वृषत्व। जो वाजीकरण वाले होते हैं ना, वाजीकरण को वृष भी बोला है वैसे ही। फिर बल, जो शारीरिक मानसिक और रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमारी फिजिकल और मेंटली हमको स्ट्रॉन्ग बनाना और हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम किसका है, कफ का। क्षमा मतलब माफ़ करना, मतलब जो उनका मानसिक स्वभाव होता है वो। धैर्य मतलब धैर्य बनाए रखना, धीरज रखना। और अलोभ, जो लोभ होता है ना, लालच होता है, वो नहीं रखना। ये सब कफ वाले के कर्म है। ठीक है, तो कफ के कर्म कौन कौन से होते हैं, स्नेहन करना, बंधत मतलब शरीर रचना को बांधे रखना, स्थिरता करना, गौरवता, व्रषता, बल, क्षमा, धैर्य और अलोकता। ठीक है, ये सब कफ के सामान्य कर्म है। अब हम पढ़ते हैं अन्य कर्म। सामान्य कर्म तो इसके अलावा और क्या क्या कर्म होते हैं। तो जब कफ प्राकृत अवस्था में होता है, मतलब शरीर में साम्य अवस्था में होता है, ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा बढ़ता है, तो शरीर की पुष्टि करता है, मतलब पोषण करता है, उत्साह प्रदान करता है कि कोई भी कार्य करने में उसको एक्साइटमेंट होता है, ज्ञान और बुद्धि का कारण होता है प्राकृत कफ। ठीक है, क्या पुष्टि, उत्साह, ज्ञान और बुद्धि का कारण है। और विकृत अवस्था में क्या करता है, इसके अपोजिट, जो हमने प्राकृत में देखा था ना, अपुष्टि मतलब न्यूट्रिशन नहीं देगा, अनुत्साह मतलब हर चीज़ में उसको आलस्य आएगा, अज्ञानता होगी और मोह होगा। ठीक है, तो कफ प्राकृत अवस्था में क्या करता है, हमको न्यूट्रिशंस मिलता है कफ से, एक्साइटमेंट होती है, हर काम करने में आलस्य नहीं आती है, ज्ञान मतलब हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। ठीक है, अब प्राकृत अवस्था में कफ क्या होता है, शरीर को बल प्रदान करता है, अर्थात प्राकृत कफ को बल कहा गया है, और विकृत कफ को क्या कहा गया है, मल कहा गया है। ठीक है, प्राकृत कफ ओज भी कहते हैं, मतलब ओज एक टाइप से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, और विकृत कफ शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। तो ये हमको याद होना चाहिए कि प्राकृत और विकृत कफ में अंतर क्या है। ठीक है, प्राकृत और विकृत, तो प्राकृत क्या करता है, बल देता है, और विकृत क्या है, वो मल की तरह काम करता है। प्राकृत ओज को बढ़ाता है, या फिर ओज भी बोलते हैं प्राकृत कफ को, और विकृत क्या होता है, वो रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, संधियों का संश्लेषण करता है, शरीर का स्नेहन करता है, रोपण, पूरण और शरीर को बल प्रदान करके स्थिरता प्रदान करता है। मतलब जो हमारी बोन्स है, जॉइंट्स में सिंथेसिस करता है, उनको एक जगह बनाए रखता है, वहाँ पे स्मूथनेस लाता है शरीर में, रोपण करता है, मतलब हीलिंग प्रॉपर्टी होती है वो, पूरण करता है, जहाँ पे खोखलापन है, खालीपन है, उसको भरना, और शरीर में जो बल है उसको बनाए रखना है, किसका काम है, कफ के।
तो कफ के काम क्या है? स्नेहन करता है, शरीर में अंगों को बांधे रखता है, स्थिरता, गौरवता, बल। कफ को प्राकृत बल बोला है, वो मल भी होता है, ठीक है। और क्या करता है कफ? संधियों को एक जगह बनाए रखता है, वहाँ भी स्नेहन करता है, रोपण करता है, बल को स्थिर रखता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कफ के स्थान कि जो हमारा कफ है वो कहाँ होता है। तो कफ के स्थान है उरः शिरोग्रीवा पर्वाण आमाशय मेदस्य श्लेष्मण स्थानानि तत्रापि उरो विशेषण श्लेष्म स्थानम। उर मतलब क्या होता है? थोरेक्स रीजन, ठीक है। हमने नॉर्मली भी देखा था कि जो कफ का स्थान था वो हृदय के ऊपर था, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें वो हृदय के ऊपर वाली आएगी, कुछ एक दो आगे ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन स्पेसिफिक। तो उर, थोरेक्स, सिर, हेड, ग्रीवा, नेक, पर्व, जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स होते हैं ना उनको पर्व बोला गया है, और जो बड़े बड़े जॉइंट होते हैं ना उनको संधि बोलते हैं, ठीक है। और क्या है? आमाशय, स्टमक, और मेद, जो फैटी टिश्यू होते हैं ना वो भी कफ का स्थान है। तो कफ के स्थान क्या क्या है? उर, सिर, ग्रीवा, पर्व, आमाशय और मेद, थोरेक्स रीजन, हेड, नेक, स्मॉल जॉइंट, स्टमक और फैटी टिश्यू, ये सब कफ के प्राकृतिक स्थान है। इनमें भी स्पेसिफिक कफ का स्थान कौन है? इनमें भी उर, मतलब जो थोरेक्स है ना, ये कफ का विशेष स्थान है, ठीक है। तो हम ऐसे सोचते थे कि अगर कफ की नॉर्मली भी अगर दृष्टि होगी तो उर प्रदेश उसका प्राकृतिक स्थान है ही सही। तो जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली डिसीज़ है उनमें से कुछ न कुछ तो होगा ही सही। तो जब हम आगे डिसीजेस पढ़ेंगे ना तो उसमें हम कुछ न कुछ ऐसा होगा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होगा, और कफ की दृष्टि तो मैक्सिमम टाइम हो सकता है, ठीक है। तो ये आचार्य चरक ने बताया था कफ के स्थान। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? कफ का स्थान आमाशय, ठीक है। और आचार्य वाग्भट ने एक तो वक्ष तो वही थोरेक्स होगा, कंठ, थ्रोट, हेड, क्लोम मतलब लंग्स, पर्व स्मॉल जॉइंट आमाशय, रस, मेद, नासिका और जीवा, ये चार अलग बताएं, ठीक है। बाकी तो सेम है, मतलब नेक की जगह पे उन्होंने थ्रोट बोल दिया, रस मतलब जो प्लाज्मा है वो, नासिका, नोज और जीवा। जो आचार्य वाग्भट है ना उन्होंने इनका स्थान इंद्रियों जैसे बताया, जैसे नासिका में गंध ज्ञान होता है, वहाँ पे म्यूकस है, तो जीवा में भी सलाइवा होता है। तो ये सब कफ के स्थान है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कफ के भेद, ठीक है। तो कफ के कितने भेद बताए गए हैं? 5। वात, पित्त, कफ तीनों के 5-5 भेद हैं। तो कफ के कितने भेद हैं? 5। श्लेषक, क्लेदक, बोधक, दर्पक और अवलंबक, ठीक है। कौन कौन से? श्लेषक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, दर्पक कफ और अवलंबक कफ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं श्लेषक कफ। श्लेषक कफ कहाँ होता है? श्लेषक कफ संधियों में होता है, जो हमारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे। संधिस्तु श्लेष्मा सर्व संधि संश्लेषा सर्व संधि अनुग्रहम करोति। तो क्या है कि जो श्लेषक कफ है उसको ना देख लेते हैं, इसको ना साइनोवियल फ्लूइड से कोरिलेट किया है, ठीक है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना उसको हम ना श्लेषक कफ से कोरिलेट करते हैं। तो हमारे जो जॉइंट्स को मूवमेंट कराना, उनमें स्मूथनेस लाना, ये सब श्लेषक कफ का काम है, ठीक है। तो श्लेषक कफ कहाँ होता है? संधियों में रहता है, और संधियों में स्थित कफ सभी संधियों का संश्लेषण करता है, मतलब बोन्स का सिंथेसिस करता है, उनको डिजेनरेट होने से रोकता है। और ये श्लेषक कफ सभी संधियों का अनुग्रह करता है, मतलब उनको ना अपने इजीली वो फंक्शन कर पाए, उनका काम सही से हो, वो सब कराने में श्लेषक कफ हेल्प करता है। तो श्लेषक कफ का स्थान संधि है और वो संधियों का संश्लेषण और अनुग्रह करता है। श्लेषक कफ शरीर की सभी चल से अस्थि संधियों को स्नेहित करता है, मतलब वहाँ पे स्नेहन करता है, ठीक है। स्निग्धता, लक्षणता, पिच्छलता ये सब प्रदान करता है। तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन या फिर जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके जो फंक्शन है ना हम उसको इससे श्लेषक कफ के कार्यों से कोरिलेट कर सकते हैं कि संधियों को स्नेहन करना, स्निग्धता, लक्षणता और पिच्छलता ये सब श्लेषक कफ का काम है, और उसका स्थान क्या है? संधि। श्लेषक कफ श्लेष्म धरागला द्वारा उत्पन्न होता है और ये संधियों का स्नेहन करता है। श्लेष्म धरागला आप लोगों ने शायद एनाटॉमी में पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में 7 कलाएँ होती हैं, उनमें से जो 4th वाली होती है वो श्लेष्म धरागला है, ठीक है। अब और श्लेष्म धरागला को किससे कोरिलेट किया है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन से फ्लूइड सीक्रेट होता है, तो श्लेष्म धरागला से श्लेषक कफ उत्पन्न होता है और संधियों का स्नेहन करता है, ठीक है। तो संधियों का स्नेहन कौन करता है? श्लेषक कफ। कि किस प्रकार इसको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अक्ष के ऊपर तेल लगाने से पहिया अच्छी तरह चलता है,
उस प्रकार श्लेषक कफ द्वारा स्नेहन से संध्या ठीक प्रकार से कार्य करती है। जैसे कि कोई सा पहिया है तो उसमें अगर हम तेल लगाए तो वो इतना स्मूथ चलेगा। उस प्रकार श्लेषक कफ की वजह से ना हमारी संधियाँ, हमारे जॉइंट्स बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो क्या है, श्लेषक कफ का स्थान संधि प्रदेश है, हमारी संधियों का संश्लेषण करता है, स्नेहन करता है, उनको इजीली कार्य करने की शक्ति देता है और हमारी संधियों में बहुत स्मूथ मूवमेंट होता है उसकी वजह से। उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? श्लेष्मथरा कला से। इसको साइनोवियल फ्लूइड से कोरिलेट किया है श्लेषक कफ को। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लेदक कफ। जितने भी हम कफ पढ़ रहे हैं ना, ये कोई ना कोई मतलब हम मॉडर्न में किसी सिक्रेशन से या फिर ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं जिससे हम ना इनके फंक्शन इजीली याद कर सकें। अब हम पढ़ते हैं क्लेदक कफ। ठीक है, तो क्या है, अन्नम आदान कर्मातु प्राण कोष्ठम प्रकर्षति तद्द्रव्यर्भिन्न संघातम स्नेहन मधुतागतम। तो इसका स्थान क्या है? आमाशय। क्लेदक कफ का स्थान क्या है? आमाशय। आमाशय में वात कौन सा था? समान वायु, और पित्त में पाचक पित्त, और कफ में क्लेदक कफ। ठीक है, तो प्राण वायु आदान कर्म द्वारा, आदान कर्म क्या होता है? जो उसके निगलने की क्रिया है, भोजन के निगलने की क्रिया, उससे अन्न को कोष्ठ में लेकर जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उपस्थित द्रव्य मतलब जो क्लेदक कफ है ना, उसके द्वारा क्या है, उसका संघात नष्ट होता है। खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और वहाँ पे स्नेह अंश से वो मृदु हो जाता है। मतलब वो उसके ऊपर ना पूरा म्यूकस का कवरिंग हो जाती है ना, बोलस जैसा बन जाता है। ठीक है, तो वो काम किसका होता है? क्लेदक कफ का, जिससे अन्न सुखपूर्वक पचने योग्य बनता है। ठीक है, तो क्लेदक कफ क्या होता है? जो हमारी प्राणवायु हमने जो खाना खाया है उसको आमाशय में लेके जाती है, तो क्लेदक कफ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है और उसके ऊपर म्यूकस का कवरिंग करके उसको बोलस बनाता है, ताकि वो आगे नीचे की ओर जाके इजीली पहुंच जाए और डाइजेशन में हेल्प करे। ठीक है, तो क्लेदक कफ क्या करता है? अन्न को सुखपूर्वक पचने योग्य बनाता है। ठीक, ये फ्लो चार्ट बना। जैसे हमने चतुर्विध आहार, जो हमने 4 प्रकार के आहार थे, भक्ष्य, भोज्य, लेह और पेय, उसका सेवन किया, प्राणवायु उसको कोष्ठ में लेके गई, क्लेदक कफ ने उसको महीन किया, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में किया और मृदु किया और पाचन के योग्य बना दिया उस आहार को। ठीक है, तो ये क्लेदक कफ हो गया। तो हमको इसको जो हमारे म्यूकस सिक्रीशन होता है ना स्टमक में, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं क्लेदक कफ को। और श्लेषक कफ को हमने किससे कोरिलेट किया था? साइनोवियल फ्लूइड से। ठीक है, अब नेक्स्ट है बोधक कफ। ठीक है, बोधक कफ क्या है? जीवा मूल कंठस्थो जिह्वेन्द्रिय सौम्यत्वा सम्यक रस ज्ञान वर्धते। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि इसका स्थान क्या? जीवा मूल और कंठ में। कंठ मतलब क्या होता है? थ्रोट। ठीक है, और जीवा मूल हमारी जो टंग है उसके जो रूट में, मतलब जीवा में ही कफ का बोधक कफ होता है और कंठ में होता है। ठीक है, इसका कर्म क्या है? जीवा में रहकर रस ज्ञान कराने वाले कफ को बोधक कफ कहते हैं। कि वो कफ जो हमारे जीवा में रहता है और हमको रस ज्ञान मतलब हमको टेस्ट कराता है, वो कौन है? बोधक कफ। बोधक कफ सौम्यता से जीव इंद्रियों को सभी प्रकार के रसों का ज्ञान कराने योग्य बनाता है। तो हमारे जो बोधक कफ है वो कहाँ होता है? जीवा में और कंठ में होता है, और इसका काम क्या है? हमारे जीवा इंद्रियों को सभी प्रकार के रसों का ज्ञान कराना। ठीक है, तो हम जो सलाइवा है ना, सलाइवरी सिक्रीशंस, उसको हम बोधक कफ से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सलाइवा सिक्रीशन होगा तो हमारी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी, तो टेस्ट इजीली हो जाएगा। अगर ज़्यादा ड्राई होगी तो उसमें टेस्ट सही से नहीं हो पाएगा। तो जो हमारी जीवा इंद्रिय, जीवा 5 ज्ञान इंद्रिया जो होते, अक्षी, कर्ण, नेत्र, नासिका और जीवा, त्वचा, अक्षी, कर्ण, जीवा, त्वचा और नासिका। ठीक है, उनमें से जो टंग है वो भी एक इंद्रिय है, तो उसका काम क्या है? रस का ज्ञान करना, तो टेस्ट कराना। तो ये काम कौन कराता है? बोधक कफ। ठीक है, तो बोधक कफ का स्थान जीवा, मूल और कंठ है, और ये सभी प्रकार के रसों का ज्ञान कराने में मदद करता है। उसको सलाइवरी सिक्रीशन से कोरिलेट किया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? श्लेषक कफ साइनोवियल फ्लूइड है, क्लेदक कफ जो स्टमक के सिक्रीशंस होते हैं वो है म्यूकस सिक्रीशन, और बोधक कफ सलाइवरी सिक्रीशन। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं तर्पक कफ। ठीक है, शिरस्तम स्नेह संतर्पण अधिकृतत्वाद इंद्रियाणाम आत्मवीर्यण अनुग्रहणम करोति। तो तर्पक कफ का स्थान क्या है? सिर। ठीक है, जो हमारा हेड है वहाँ पर सिर। तो सिर में स्थित तर्पक कफ अपने स्नेहन से त्वचा आदि इंद्रियों के केंद्र मस्तिष्क को पोषण प्रदान करता है। सिर में रहता है, तो सिर तो सभी इंद्रियों पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ना, हमारा जो ब्रेन है।
तो वहाँ पर ना ये रहता है तर्पक कफ। और जितने भी इंद्रियों के मतलब जितने भी सेंटर्स होते हैं, जितने भी ब्रोकास एरियाज या फिर जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर वगैरह जो भी सेंटर्स है, वहाँ पे उसको क्या होता है, उनको न्यूट्रिशन देता है और उनको इजीली फंक्शन कराता है। ठीक है, तो तर्पक कफ क्या करता है, शरीर में स्थित चक्षु आदि इंद्रियों का पोषण करता है। ठीक है, तो इंद्रियों के जो सेंटर्स है, जो हमारा ब्रेन है, उसको भी नरिशमेंट देता है। और हमारे हेड में जो कान इंद्रियाँ हैं, तो उनमें भी न्यूट्रिशन मतलब फिर उनमें भी पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, CSF से। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, क्योंकि वही है जो हमारे ब्रेन को नरिश करता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में स्नेहन करता है। तो जो तर्पक कफ है उसको कैसे कोरिलेट करते हैं, CSF से। ठीक है, क्षमा धृति लोभ किसके अलोकता प्राकृत कर्म है। ठीक है, जो कफ के प्राकृत कर्म थे ना, क्षमा धृति और अलोकता, वो स्पेसिफिक अगर हम बोलें तो तर्पक कफ है। क्या, क्योंकि जो हमारे सिर में रहता है और ये सब चीज़ें तो ब्रेन से ही आती है ना। ठीक है, तर्पक कफ के द्वारा इंद्रियां अपने प्राकृत कर्म करने योग्य बनती, क्योंकि वहीं से वो कंट्रोल करता है। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो काम नहीं कर पाएगी, इसलिए तर्पक कफ के द्वारा ये प्राकृत कर्म करती है। और तर्पक कफ से मस्तिष्क को स्नेहन और पोषण मिलता है, जिससे मन भी अपने प्राकृत कर्मों का संपादन करता है। ठीक है, तो तर्पक कफ का स्थान क्या है, सिर। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारा सिर है ना, उसमें स्नेहन करता है और हमारे जो इंद्रियों के केंद्र है उनको पोषण प्रदान करता है। इंद्रियां भी अच्छे से काम करती है उसकी वजह से। क्षमा धति अलोकता ये सब किसके काम है, तर्पक कफ के। और इसको मॉडर्न में कैसे कोरिलेट किया है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। अब हम पढ़ते हैं अवलंबक कफ। तो अवलंबक कफ उरस्तत्रिक संधारणम आत्मवीर्येण अन्न रस सहित हृदय अवलंबनम करोति। तो इसका स्थान क्या है, उर और त्रिक। ठीक है, उर मतलब थोरेक्स। ठीक है, और त्रिक मतलब लंबा रीजन, कि यहाँ पे रहता है और यहाँ पे काम करता है, ऐसा है। तो उर में स्थित कफ, कौन सा कफ, अवलंबक कफ, अपने वीर्य से त्रिक स्थानों को धारण करता है। त्रिक स्थान मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पार्ट होता है ना, लंबर सेक्रम ये सब बोल सकते हैं, तो वहाँ पे ना उसको धारण करता है और अन्न रस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है। तो उर में रहता है और त्रिक प्रदेश मतलब एक तरफ से क्या बोल सकते हैं, ये भी जो CSF या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड होता है CSF ही होता है, उसको धारण करता है और अन्न रस की सहायता से हृदय का अवलंबन करता है। जैसे जो रस धातु होता है वो अन्न रस से बनती है, तो उस प्रकार ही जो हृदय में जाके या फिर जो हार्ट के आसपास जो पेरिकॉन्डियल स्पेस में जो पेरिकार्डियल स्पेस में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ना, उसका काम उसकी तरह भी काम करता है। ठीक है, और क्या है, त्रिक का अवलंबन करता है, मतलब वहाँ पे भी उस जो बोन्स है वो इजीली मूवमेंट कर सके। अन्न के वीर्य से हृदय को बल प्रदान करता है। ठीक है, कि हार्ट को ना स्ट्रोंग बनाता है और अपने अंबु कर्म से अन्य कफों को भी बल प्रदान करता है। तो अवलंबक कफ ना अन्य जितने भी कफ पढ़े हमने, श्लेषक, बोधक, तर्पक, क्लेदक, उन सबको भी बल प्रदान करता है। तो अवलंबक कफ का स्थान क्या है, उर और त्रिक। ये क्या करता है, त्रिक स्थानों को धारण करता है और हृदय का अवलंबन करता है और अपना जो उसका जो अंबु कर्म है, अंबु मतलब जो जल वाला जो कर्म है ना, लिक्विड वाला कर्म या फिर जो स्नेहन वाला कर्म है, उससे ना जितने दूसरे भी कफ है ना उनको भी बल प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने ये सारे कफ पढ़ लिए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, आप उस पर जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करके एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।